हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। वेरी गुड, वेरी गुड क्लास, वेरी ओबीडियंट क्लास, वेरी क्यूरियस क्लास। ओके बेटा, कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जहाँ किसी चीज़ की हमें आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, वहाँ हम नई नई चीज़ें ढूंढ लेते हैं। वैसे अब आप स्टूडेंट हैं, आपको आगे लाइफ में बढ़ना है, अपने कैरियर को बनाना है, तो उस कैरियर में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसा मटेरियल चाहिए, कैसा क्वेश्चन चाहिए, कैसा टीचर चाहिए, कैसा क्या चाहिए, अब आपको उसको खुद को अरेंज कर करके और अपना कैरियर बना लेना है, अपने को टॉपर बना लेना है और अपने को आने वाले समय में दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बना लेना है। हाँ, उसमें मेरी जो हेल्प होगी वो मैं ज़रूर अपने स्टूडेंट की करूँगा, क्योंकि मुझे आपकी हेल्प करने में खुशी होगी। ओके, मुझे बहुत हैप्पीनेस होगी। तो देखिए, इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी टू चार्जेस Q1 और Q2 थे, उनको आपने एक एक्सटर्नल फील्ड में लाके रख दिया। एक को A पॉइंट पर रखा था, उसका पोजीशन वेक्टर R1 था, एक को B पॉइंट पर रखा था जिसका पोजीशन वेक्टर R2 था, और फिर दोनों सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपने निकाला था, तो वो आया था U इक्वल टू Q1 इंटू VR1 प्लस Q2 इंटू VR2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12। यहाँ Q1 इंटू VR1, ये पोटेंशियल एनर्जी Q1 चार्ज की थी इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से। Q2 इंटू VR2 थी, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से Q2 चार्ज की, और Q1 Q2 अपान 4πε0 R12, ये थी म्यूचुअल इंटरेक्शन एनर्जी बोथ चार्जेस की। यहाँ जो ये म्यूचुअल इंटरेक्शन एनर्जी वाला टर्म है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती तब भी ये टर्म प्रेजेंट होता, इलेक्ट्रिक फील्ड है तब भी प्रेजेंट रहेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब हमारा अगला डिस्कशन आने जा रहा है, आपको बहुत ध्यान से सुनना है बच्चों, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब किसी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई में आप एक डाइपोल को ला करके रखने जा रहे हैं, तो उस डाइपोल की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये हमें निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है एक डाइपोल की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ओके, समझ गए क्या करना है? अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के विषय में पहले हम आपको डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल टू इक्वल मैग्नीट्यूड में और अपोजिट चार्जेस का एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो एक दूसरे से वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर प्लेस्ड होते हैं, और टोटल चार्ज 0 होता है डाइपोल पर। चार्ज ऑन डाइपोल पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड Q बोलोगे, और डाइपोल लेंथ बोली जाए तो उसको 2a या 2l बोलोगे, ठीक ना? ज़्यादातर 2a हम कॉमन में यूज करेंगे, 2a बोलेंगे आप। 2a को डाइपोल लेंथ बोलते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट है, किसका? प्लस Q का माइनस Q के रेस्पेक्ट में। तो इसकी डायरेक्शन माइनस Q से प्लस Q की तरफ होती है डाइपोल लेंथ की, इसको 2a से डिनोट करते हैं। इस 2a की वैल्यू अगर डाइपोल की जहां पर फील्ड निकालना है उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो तो इसे हम शॉर्ट डाइपोल या आइडल डाइपोल कहते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो उसे फिजिकल डाइपोल कहते हैं। तो आपने डाइपोल पर फोर्स देख चुके हैं, डाइपोल पर टार्क देख चुके हैं, डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देख चुके हैं, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड देख चुके हैं एक्सियल केस में, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड देख चुके हैं इक्वेटोरियल के केस में, डाइपोल का पोटेंशियल देख चुके हैं जनरल पॉइंट पर, डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख चुके हैं एक्सियल पॉइंट में, डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख चुके हैं इक्वेटोरियल पॉइंट में। अब हम देखेंगे कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। आइए हम देखते हैं इसको कैसे डिराइव करेंगे। देखिए,
हम ये स्टेप 2 से स्टार्टिंग करते हैं। ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये एक्स एक्सिस के अलांग है, देखिए ये एक्स एक्सिस के अलांग है, और ये यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्सटर्नल का सेंस ये हो गया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल की नहीं है, किसी दूसरे चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा या चार्ज अरेंजमेंट के द्वारा ये प्रोड्यूस की गई है। अब हमने क्या किया कि ये हमारा एक डाइपोल है, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें ये आपका माइनस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ला करके इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ एंगल पर रख दिया। इस एंगल को हम ओरिएंटेशन कहते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब होता है डायरेक्शन या एंगल। तो देखिए इसको हमने और इसका देखिए सेंटर जो है डाइपोल का ओ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी जो है ये माइनस क्यू से देखिए प्लस क्यू की तरफ, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। और डाइपोल लेंथ होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच की डिस्टेंस, वो 2a है। क्या है? 2a है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। अब यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, ए बी है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे ए बी, तो ये एंगल थीटा है, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका, ये वाली लेंथ हो जाएगी ए ओ साइन थीटा के बराबर, तो ये आ जाएगी ए साइन थीटा। और ये ओ बी जो है ये आ जाएगी आपकी ए कास थीटा, ओ बी आ जाएगी ए कास थीटा, ए बी आ जाएगी ए साइन थीटा। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एंगल गिवन है तो इसके सामने वाली साइड साइन थीटा होती है, ये कास थीटा होती है, तो ये हो जाएगी ए साइन थीटा, ये हो जाएगी ए कास थीटा। ऐसे अगर आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए माइनस क्यू से, तो ये आपका जो सी डी आएगी ये हो जाएगी ए साइन थीटा, और सी ओ आ जाएगी ये माइनस ए कास थीटा हो जाएगी, तो ये माइनस ए कास थीटा, ये प्लस ए कास थीटा हो जाएगी आपका। अब ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है थीटा एंगल पर, इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर। अब क्या होगा इसके विषय में आपको ध्यान से देखना है। चलो देखें, अब इस स्टेप में देखते हैं। स्टेप 1 में इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर एक टार्क लग रहा होगा, एक टार्क लग रहा होगा जिसको मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। एक टार्क लग रहा होगा जिसको मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। अब ये मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? जब भी किसी बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई करो तो वो फोर्स इस पर दो इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। एक तो उस बॉडी को एक जगह से दूसरे जगह मूव करा सकता है जिसको ट्रांसलेशनल इफेक्ट बोलते हैं, और एक वो उस बॉडी को किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करा सकता है जिसे हम ट्विस्टिंग इफेक्ट या टर्निंग इफेक्ट कहते हैं। तो फोर्स के जो टर्निंग इफेक्ट है उसी को टार्क बोलते हैं या मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। तो द ट्विस्टिंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टार्क, उसी को हम टार्क बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है ये एक टार्क अप्लाई कर रही है, मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रही है, और ये टार्क ये चाहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो अप्लाई किया गया टार्क है ये चाहेगा कि ये जो आपका प्लस क्यू है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाए, माइनस क्यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर, मीन्स ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में या तो अलाइंड हो जाए या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड हो जाए। मीन्स ये जो टार्क है ये चाहेगा कि या तो थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाए, मीन्स डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए, इससे टाउ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या तो ये करना चाहेगा, और या तो ये चाहेगा कि ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में हो जाए, मीन्स एंटी पैरेलल में हो जाए, ऐसा हो जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो थीटा 180 डिग्री आ जाएगा, और इस केस में भी टाउ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। टाउ ई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का टार्क है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टार्क है उसकी ये दो टेंडेंसी होगी। या तो ये चाहेगा कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलांग लेट जाए, क्या हो जाए? लेट जाए, जिससे थीटा 0 डिग्री हो जाए, और थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो टार्क 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक टार्क इस पर कोई टार्क नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक टार्क इस पर 0 हो जाएगा, इसलिए ऐसा करना चाहेगा। और इलेक्ट्रिक टार्क 0 हो जाएगा तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा।
दूसरा ये क्या चाहेगा, या तो ये चाहेगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो जाए, और उस केस में थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, इलेक्ट्रिक टार्क 0 हो जाएगा, फिर भी ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ये तो टेंडेंसी होगी किसकी, इलेक्ट्रिक टार्क की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा अप्लाई किया जा रहा है। लेकिन अब देखिए, हम चाहते हैं इस डाइपोल को रोटेट करना इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करना, लेकिन ऐसा रोटेट कराना चाहते हैं कि इस डाइपोल में कोई एक्सेलरेशन ना आने पाए, इसमें इसकी वेलोसिटी ना चेंज होने पाए, जिससे इसमें कोई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ना इन्वॉल्व हो, हमें उसका डिस्कशन ना करना पड़े। फिर से सुन लो, हम चाहते हैं हमारा ये डाइपोल, इस डाइपोल को हम रोटेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्या करना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं। हम इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करना चाहते हैं, और इस तरीके से रोटेट करना चाहते हैं कि इस डाइपोल में कोई एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ना आने पाए। एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, एंगुलर वेलोसिटी में नहीं चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी इसकी कांस्टेंट रहेगी, तो हमें इसको रोटेट करने में इसकी काइनेटिक एनर्जी को कंसीडर नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स का टार्क है, इसको जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के, जैसे ये डाइपोल है तो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो टार्क है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के लांग लाना चाहता है, हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का टार्क है वो क्लॉकवाइज है, हमें एक एक्सटर्नल टार्क एंटी क्लॉकवाइज में अप्लाई करना पड़ेगा। हमें एक एक्सटर्नल टार्क इस डाइपोल पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा, और ये एक्सटर्नल टार्क का मैग्नीट्यूड इस तरीके से रखना पड़ेगा कि ये टाउ ई के जस्ट इक्वल और अपोजिट हो, जिससे नेट टार्क इस पर 0 हो और इस डाइपोल में कोई एंगुलर एक्सेलरेशन ना आए। ये बात फिर से सुन लो, इंपॉर्टेंट है। हमें ये अप्लाई किया गया जो एक्सटर्नल टार्क है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसको इस तरीके से इसके मैग्नीट्यूड को बैलेंस करना पड़ेगा कि जितना ये हो उतना ही हो, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। और इसका फायदा क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होगा कि इस डाइपोल में कोई एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं आएगा और कोई जो है काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होगी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी नहीं चेंज होगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, हमें काइनेटिक एनर्जी का डिस्कशन नहीं करना पड़ेगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, एक एक्सटर्नल टार्क अप्लाई करने जा रहे हैं, टाउ एक्सटर्नल उसको हमने डिनोट किया है और वो टाउ ई के इक्वल है। अब देखिए हमने सपोज कर लिया कि पहले डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा नॉट एंगल पर था। देखिए इनिशियली डाइपोल की जो पोजीशन थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा नॉट एंगल पर थी। इनिशियली डाइपोल की जो पोजीशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा नॉट एंगल पर थी। बाद में हमने उसको रोटेट करा करके थीटा 1 पोजीशन पर ला दिया। बाद में उसको हमने रोटेट करा करके थीटा 1 पोजीशन पर ला दिया और हमने उसको कितना एंगल रोटेट किया, डी थीटा रोटेट किया। बाद में हमने उसको रोटेट करा करके इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा 1 एंगल पर ला दिया। तो ये जो डाइपोल को थीटा नॉट एंगल से थीटा 1 तक रोटेट करना पड़ा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, इसमें उसको वर्कडन करना पड़ा होगा, इसमें उसको वर्कडन करना पड़ा होगा। वही वर्कडन हमें कैलकुलेट करना है। हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि इस टाउ एक्सटर्नल के द्वारा, एक्सटर्नल टार्क के द्वारा इस डाइपोल को थीटा 1 से थीटा नॉट से थीटा 1 तक रोटेट करने में वर्कडन निकालना है। अब देखिए वर्कडन कैसे निकालते हैं। जब आप ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब हो गया कि जब बॉडी एक जगह से दूसरी जगह एज अ होल बॉडी मूव करे तो वो ट्रांसलेशनल मोशन होती है। तो जब ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते हैं तो वर्क डन होता है dw इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F डॉट ds होता है। ये बात ट्रांसलेशनल मोशन में होती है। लेकिन जो रोल फोर्स ट्रांसलेशनल मोशन में प्ले करता है वही रोल जो है वो टार्क रोटेशनल मोशन प्ले करता है। जो रोल यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट का होता है वही रोल यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का होता है। तो यहाँ पर वर्क डन हो जाएगा रोटेशनल मोशन में, टीएम का मतलब ट्रांसलेशनल मोशन, आरएम का मतलब रोटेशनल मोशन, टीएम का मतलब ट्रांसलेशनल मोशन, आरएम का मतलब रोटेशनल मोशन। अब यहाँ वर्क डन हो जाएगा डी थीटा एंगल रोटेट करने में। हम ये मान सकते हैं कि इतने स्मॉल एंगल को रोटेट करने में टार्क कांस्टेंट है, वो टार्क नहीं चेंज हो रहा है, टाउ एक्सटर्नल सेम है। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा टाउ एक्सटर्नल इंटू डी थीटा। ये वर्क डन होगा डी थीटा एंगल रोटेट करने में। लेकिन हमने डाइपोल को कितना रोटेट किया है, थीटा नॉट से थीटा 1। तो टोटल वर्क डन निकालना है तो या तो हम इंटीग्रेशन करें या तो समेशन करें। यहाँ हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन थीटा नॉट टू थीटा 1 टाउ एक्सटर्नल इंटू डी थीटा।
इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा थीटा नॉट टू थीटा वन टाउ एक्सटर्नल इंटू डी थीटा आ जाएगा। तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा थीटा नॉट टू थीटा वन। अब टाउ का फॉर्मूला होता है टार्क का पी साइन थीटा, तो यहाँ हमने पी साइन थीटा रख दिया, डी थीटा रख दिया, पी साइन थीटा रख दिया, डी थीटा रख दिया। टाउ एक्सटर्नल का फॉर्मूला होता है पी क्रॉस ई, ये होता है पी साइन थीटा। यहाँ थीटा क्या है, एंगल है किसके बीच में, पी और ई के बीच में, किसके बीच में, पी और ई के बीच में। अब ये डब्ल्यू वर्क डन है, इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लीजिए। अब अंदर हो जाएगा थीटा नॉट से थीटा वन साइन थीटा डी थीटा। अब आपको पता है कि साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है, इधर देखिए साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। साइन थीटा और डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ये हो गया पी माइनस कॉस थीटा, लोअर लिमिट है थीटा नॉट, अपर लिमिट है थीटा वन, तो थीटा नॉट से थीटा वन। पहले डाइपोल थीटा नॉट एंगल पर रखा था, बाद में थीटा वन तक रोटेट कर गया। तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस आउटसाइड लीजिए माइनस पी, पहले ये वैल्यू यहाँ रखते हैं थीटा वन थीटा के प्लेस पर, फिर माइनस लगाते हैं, फिर ये वैल्यू रखते हैं, तो कास थीटा वन माइनस कास थीटा नॉट हो जाएगा। माइनस को इनसाइड ले जाइए तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा पी कास थीटा नॉट माइनस कास थीटा वन। डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा पी कास थीटा नॉट माइनस कास थीटा वन। ये वर्क डन आ जाएगा, ये वर्क डन आ जाएगा डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा नॉट एंगल से थीटा वन एंगल तक रोटेट करने में, ये वर्क डन आ जाएगा। अब ये वर्क डन जो है किस रूप में स्टोर्ड होगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। अब जो ये वर्क डन आ गया, ये वर्क डन आया आपका W इक्वल टू पीई कास थीटा नॉट माइनस कास थीटा वन। वर्क डन क्या आया डाइपोल को रोटेट करने में, W इक्वल टू पीई कास थीटा नॉट माइनस कास थीटा वन, ये वर्क डन आ गया। अब आगे हम देखें क्या होता है स्टेप 4 में। E इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। रीजन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो आपको ये बात ऑलरेडी पता है कि जो कंजर्वेटिव फील्ड होती है उसमें किसी चार्ज को जब मूव कराया जाए तो टोटल वर्क डन एज अ पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो जो एक्सटर्नल एजेंट ने ये टोटल वर्क डन किया डाइपोल को थीटा नॉट से थीटा वन रोटेट करने में, ये उसमें एज अ पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। तो देखिए E इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगा P कास थीटा नॉट माइनस कास थीटा वन। यहाँ P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, थीटा नॉट इनिशियल पोजीशन है डाइपोल की, थीटा वन वो एंगल है जहाँ फाइनल रोटेट करके गया। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है रेफरेंस पॉइंट। हमने आपको ये बताया था कि किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, एक रेफरेंस लेवल चाहिए जहां पर हम पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान सकें। ऐसे पॉइंट को रेफरेंस लेवल या रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। इस केस में अभी तक हम उसको इन्फिनिटी पर चूज करते आए, अभी तक हम उसको इन्फिनिटी पर मानते आए, लेकिन इस डाइपोल के केस में कहां पर हम लेंगे, इस डाइपोल के केस में देखिए हम क्या कर रहे हैं, उसको हम 90 डिग्री पर ले रहे हैं। मीन्स जब डाइपोल को हम ये मान रहे हैं कि इनिशियली वो 90 डिग्री पर रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड से, उस केस में हम इसकी इनिशियल पोजीशन मान रहे हैं। उस केस में इसका जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो होगी। क्या होगी, जीरो होगी। तो हमने इनिशियल पोजीशन थीटा आई का मतलब थीटा इनिशियल के लिया, थीटा नॉट पाई बाई 2 ले लिया। अब इस 90 डिग्री से डाइपोल को रोटेट करके एक्सटर्नल एजेंट ने कितने एंगल पर ले आया, थीटा पर ले आया। कितने पर ले आया, थीटा पर ले आया। तो इस केस में तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आपकी थीटा आएगी। क्या आएगी, थीटा आएगी। तो अब थीटा पाई बाई 2 से थीटा रोटेट करने में इस केस में इसको थीटा फाइनल मान लें, इसको हम थीटा मान लें, तो देखिए हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी ये हो जाएगी यू थीटा इक्वल टू, देखिए यू थीटा इक्वल टू पीई कास
π/2 ये हो गया θ1 माइनस cos थीटा हो जाएगी। अब cos 90 आपको पता है 0 होता है, तो u थीटा इक्वल टू हो जाएगा PE 0 माइनस cos थीटा हो जाएगा। क्या PE 0 माइनस cos थीटा हो जाएगा। ये u थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस PE cos थीटा। यहाँ u थीटा का मतलब ये हो गया, u थीटा का मतलब हो गया कि थीटा पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी। u थीटा का मतलब हो गया कि थीटा पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी किसके, डाइपोल पे। अब आपको पता है कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b होता है ab cos थीटा, वेक्टर a डॉट b होता है ab cos थीटा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा u थीटा इक्वल टू माइनस p डॉट e, u थीटा इक्वल टू माइनस p डॉट e। p क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, e क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब ये हो गया कि किसी डाइपोल की किसी थीटा पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के स्केलर प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो यू थीटा इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी का। ये क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक ना, किसका, डाइपोल का। अब एक बात मैं फिर इस बात को एक्सप्लेन कर दूं कि हमने इनिशियल जो है वो डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पर मान लिया है। इसलिए मान लिया है कि उस केस में पोटेंशियल एनर्जी cos 90 जीरो हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो किसी डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो रेफरेंस पॉइंट है वो हम इन्फिनिटी न लेकर के 90 डिग्री पर लेते हैं, जिससे उस पोजीशन में हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान सकें, और फिर उसको थीटा एंगल पर रोटेट कर करके उसको हम फाइनल पोजीशन लेते हैं। तो उस केस में हमारा ये आ जाएगा यू थीटा इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। तो न्यूमेरिकल यहाँ से आएंगे, इसको आपको याद रखना है। और यहाँ पर देखिए वर्क डन का फॉर्मूला ये याद रखना है, W इक्वल टू पी cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा 1। अब इस पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसको हमें डिस्कस करना है। क्या कि कब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, कब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, कब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, कब वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा, कब वर्क डन मैक्सिमम होगा, कब वर्क डन मिनिमम होगा। तो ये चीज अभी हम डिस्कस करने चल रहे हैं। और ना समझ में तो फिर भी आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के फिजिक्स जीनियस बाय डॉक्टर यूके मिश्रा चैनल को सुनिए और उसको ध्यान से रिकॉर्ड करिए, फिर पढ़िए, फिर सब्सक्राइब करिए, फिर समझ में 100% आएगा, ये मैं आपसे श्योर प्रॉमिस करता हूँ। तो चलो देखते हैं कि इसके डिफरेंट केसेस क्या होते हैं, हम डिस्कस करते हैं इसके डिफरेंट केसेस क्या होते हैं। अब हम स्टूडेंट्स कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे। अभी जो प्रीवियस रिजल्ट हम लोगों ने डिराइव किया, यू इक्वल टू माइनस वेक्टर पी डॉट ई, ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपके बोर्ड के लिए, आपके आईआईटी मेंस के लिए, नीट के लिए, आपके आर्मी ऑफिसर मीन्स एनडीए में, एयरफोर्स में, डिफरेंट एग्जाम के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान से सुनेंगे। अब आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि अब आप फिजिक्स गुरु के से पढ़ रहे हैं ना। देखिए डिस्कशन, अब हम डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोगों ने डिराइव किया था कि किसी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी है यू इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, यू इक्वल टू माइनस वेक्टर पी डॉट ई। यहाँ पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम देखेंगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। देखिए यू एक तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी पर डिपेंड करती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, दूसरे पी और ई के बीच में एंगल थीटा क्या है इस पर डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पर रखा गया है इस बात पर भी डिपेंड करती है। ओके, तो चलो इसको हम डिस्कस करते हैं। अब हम यहाँ थीटा की वैल्यू अलग अलग कंसीडर करेंगे। पहले हमने थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ले लिया। कितना ले लिया? 0 डिग्री ले लिया। जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ले लेंगे तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। देखिए जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। अब इस केस में देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस पी cos थीटा। और cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी? cos थीटा cos 0 डिग्री होगा और cos 0 1 होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी आ जाएगी। तो एक तो निगेटिव है
और दूसरे पीई है, तो ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। और जब किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। इस केस में ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, और इस केस में इस पर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। मींस अगर ये इनिशियली रेस्ट में है तो फाइनली भी रेस्ट में होगा, मूव नहीं करेगा। इस केस में इस पर टार्क देखिए, टार्क होता है टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। यह साइन थीटा साइन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो होता है तो टार्क जीरो हो जाएगा। मीन्स इस पर कोई टार्क नहीं लगेगा। टार्क नहीं लगेगा तो अगर इनिशियली डाइपोल रोटेट नहीं कर रहा है तो फाइनली भी ये रोटेट नहीं करेगा, ये रेस्ट में रहेगा। तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा। मीन्स ना तो ट्रांसलेट करेगा ना रोटेट करेगा, और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो जब भी किसी सिस्टम को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से जरा सा डिस्प्लेस कर दें और फिर वो वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए तो उसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा और नेट टार्क जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। ओके, अब सेकंड केस देखिए। थीटा 90 डिग्री है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर है। देखिए डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर है। अब इस केस में पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस पी कास थीटा। कास थीटा कास 90 होगा, कास 90 जीरो होता है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी और इस पर फोर्स जीरो हो जाएगा। टार्क पी साइन थीटा होता है तो टार्क मैक्सिमम हो जाएगा, वो पी के इक्वल हो जाएगा। और इस केस में ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा। किस में होगा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा। इसका मतलब हो गया कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। अब ये जीरो क्यों होगी? एक तो फॉर्मूले से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, माइनस पी कास थीटा, कास थीटा कास 90 तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। एक आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो कि जब मान लीजिए कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके परपेंडिकुलर कोई डाइपोल है, ये प्लस क्यू है माइनस क्यू है, तो इन्फिनिटी से प्लस क्यू को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो प्लस क्यू इंटू वी होगा, और निगेटिव चार्ज माइनस क्यू को इन्फिनिटी से लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा माइनस क्यू इंटू वी होगा। तो टोटल वर्क डन हो जाएगा प्लस क्यू इंटू वी माइनस क्यू इंटू वी, टोटल वर्क डन जीरो हो जाएगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री में पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानने का यही रीजन है। और इस केस में इस पर फोर्स भी जीरो होगा, टार्क जीरो नहीं होगा। तो इस केस में रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो नहीं होगा, रोटेट तो करेगा लेकिन ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, और ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा मतलब ट्रांसलेट नहीं करेगा, और ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा। अगली बात, जब थीटा 180 डिग्री हो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल रखा गया हो, माइनस क्यू इधर हो प्लस क्यू इधर हो, तो ये एंटी पैरेलल है। देखिए इस केस में कास 180 डिग्री माइनस 1 होता है तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस पी आ जाएगी। ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या होगी? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी डाइपोल की। और इस केस में ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। जब भी किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। और इस पर फोर्स कितना होगा? जीरो, इस पर टार्क कितना होगा? जीरो, और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। किस में होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि अगर इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से जरा सा डिस्प्लेस कर दिया जाए तो ये फिर रोटेट कर करके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएगा, ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को रिटर्न नहीं होगा। तो इस केस में ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि थीटा कितने डिग्री पर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा? 0 डिग्री पर। बोलिए बच्चों, कितने डिग्री पर? 0 डिग्री पर। कितने डिग्री पर अनस्टेबल में होगा? 180 डिग्री पर। कितने डिग्री पर वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा? 90 डिग्री पर। पोटेंशियल एनर्जी कब मिनिमम होगी? 0 डिग्री पर। कब मैक्सिमम होगी? 180 डिग्री पर। टार्क कब मैक्सिमम होगा? 90 डिग्री पर। कब
कब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा। कब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल होगा। तो ये बातें आपको याद कर लेनी है, इसको मेमोराइज कर लेना है, और नहीं तो फिर जाकर के फिर यूट्यूब चैनल में आप जाना, इसको बार बार रीड करना और सब्सक्राइब करना। ये बातें वहां फिर आपको सुन लोगे तो फिर लर्न हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन आ गया कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से उसके एंटी पैरेलल 180 डिग्री रोटेट करते हैं, बताइए वर्क डन क्या होगा। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इनिशियली वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा हुआ है, और उसको हम रोटेट कर करके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, एंटी पैरेलल में करते हैं, तो बताइए वर्क डन कितना होगा। तो देखिए, ये डाइपोल पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा है, थीटा 0 डिग्री है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अब इसको बाद में देखिए, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट कर दिया, दोनों एंटी पैरेलल हो गए, थीटा 180 डिग्री हो गया। वर्क डन निकालना है हमें, देखिए वर्क डन कैसे निकालेंगे। W इक्वल टू होता है PE cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा 1। यहाँ थीटा नॉट वो एंगल होता है जो इनिशियली होता है डाइपोल का, ये 0 डिग्री है। थीटा 1 वो एंगल होता है जो फाइनली होता है, ये 180 डिग्री है। तो cos थीटा cos 0 रखेंगे 1 आ जाएगा, cos 180 -1 होता है, तो -1 प्लस 1 आ जाएगा। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 2PE आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2PE आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2PE आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी डाइपोल को 30 डिग्री से 60 डिग्री में रोटेट करने में कितना वर्क डन होगा। तो यहाँ आप 30 रख देना, यहाँ 60 पुट कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। मान लीजिए पूछा जाए आपसे 30 डिग्री से 120 डिग्री रोटेट करने में कितना वर्क डन होगा, तो यहाँ पर आप 30 रख देना, यहाँ 120 डिग्री रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रहा कि जब किसी डाइपोल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, कब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, कब वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होता है, कब उस पर टार्क 0 होता है, कब उस पर टार्क मैक्सिमम होता है, कब फोर्स 0 होता है। ये चीज, ये इसका डिस्कशन रहा, ठीक ना। ओके, ये इस बात का डिस्कशन रहा, इसको अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है। ओके, और इसमें जो बात ना समझ में आए फिर आपको बार बार वीडियो सुनना है, और सुन करके डियर स्टूडेंट्स आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके।